चलो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 होल अपॉन 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 7। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये कौन सा फॉर्म है, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब ये इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म है, ठीक है। और इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है अपने लिए। ओके, तो मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड जो है उसमें ये थोड़ा लंबा मेथड है और दूसरा जो है वो शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। सर n स्क्वायर से डिवाइड करें। हाँ, तो हम लोग ने क्या कर दिया कि ऊपर और नीचे, देखो ये n स्क्वायर है ना, ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2 प्लस 3 बाय n माइनस 5 बाय n स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5 बाय n प्लस 7 बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो n अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 3 बाय n किधर जाएगा, 0 की तरफ। हेलो, हाँ सर। ये मेथड 1 समझ में आया कैसे करना है अपने को? बोलो भाई। हाँ सर। सर आपने अब तक क्या करा है? अभी तक अभी देखो यहीं से स्टार्ट किया हम लोगों ने। आज टॉपिक हमारा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग के फॉर्म, इसको सीखना है आज हमारा। तो जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चन लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 होल अपॉन 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताऊंगा। तो अभी मेथड 1 बताया मैंने। तो क्वेश्चन में क्या किया कि ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और n स्क्वायर को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 3 बाय n, 0 ये क्या बन गया 5 बाय n स्क्वायर, ये क्या बन गया 3 माइनस 5 बाय n 7 बाय n स्क्वायर। अब n इंफिनिटी की तरफ ले जाओ
तो बाकी सब टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये और ये। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/3। ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में मैं क्या करूंगा कि आई विल neglect lower degree terms, only highest degree term in each bracket, only highest degree term in each bracket will be retained। अच्छा, ये सब चीजें कब डिस्कस कब किया जाएगा, जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। इतना क्लियर। तो जिसे क्या बोला मेथड गया, टू वो देखो फॉर एग्जांपल, मतलब उसी क्वेश्चन को अब मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। 2n² + 3n - 5 होल अपॉन 3n² + 5n - 7। तो देखो, जैसे ये वाला टर्म है, तो इसमें 2n² हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो लोअर डिग्री वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। वैसे इसमें 3n² हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो लोअर डिग्री टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2n² अपॉन 3n², मतलब 2/3 बन जाएगा। देखो वहां पे भी आंसर 2/3 आया था कि नहीं, यहाँ पे भी 2/3 आंसर आया। समझ में आया। यस सर। ओके, सो अब हम लोग को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 2 + 3 till n into 1³ + 2³ till n³ whole upon 1² + 2² till n², इसका होल स्क्वायर। इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है।
So 1/8. 1/8 नहीं, Nine by eight. यस गुड। सो देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूलेज लगेंगे तुम्हारे। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि 1 + 2 + 3 टिल n क्या होता है? n × n + 1/2। ठीक है, फिर 1³ + 2³ टिल n³ क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 1² + 2² टिल n² क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 होल अपॉन 6। और क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा था इसलिए इसका भी होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है, तो मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा। तो हर एक ब्रैकेट में बस हाईएस्ट डिग्री टर्म को रिटेन करना है। तो जैसे यहाँ पे तो n रिटेन हो गया, यहाँ पे n रिटेन हो गया और 1 नेग्लेक्ट हो गया, यहाँ पे n रिटेन हो गया, यहाँ पे n रिटेन हो गया और 1 नेग्लेक्ट हो गया। वैसे यहाँ पे 1 नेग्लेक्ट हो गया, यहाँ पे 1 नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n। अब देखो 1n 2n और 4n यहाँ से आ जाएगा, मतलब n⁶ × 1/8। अच्छा ये क्या हो जाता है, n n 2n, ये 1/3 हो जाता है, तो n⁶ होल अपॉन 9। तो n⁶ n⁶ कैंसिल हो जाता है, तो अपना आंसर क्या जाता, 9/8। सो आंसर विल बी 9/8। ठीक है, सबको क्लियर है कैसे हुआ? अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेटिंग का। ठीक है, डोमिनेटिंग टर्म का। तो डोमिनेटिंग टर्म के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर a और b दोनों ग्रेटर देन 1 है एंड a ग्रेटर देन b है, a और b दोनों 1 से बड़े हैं और a ग्रेटर देन b है, और n किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। n किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। सो इन दैट केस a⁻n जो है वो b⁻n के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। ठीक है, a⁻n जो है वो b⁻n के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। सो b⁻n कैन बी नेग्लेक्टेड with respect to a⁻n, b⁻n can be neglected with respect if they are in addition subtraction form.
if they are in addition subtraction form. ठीक है, जैसे इतना लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया इतना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल हो, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 3 raised to n plus 1 plus 2 raised to n plus 1 whole upon 3 raised to n minus 2 raised to n। ठीक है, इस लिमिट को हम लोग को इवैल्यूएट करना, दिस लिमिट वी वांट टू इवैल्यूएट। सो अब देखो, इसको हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि से ये डोमिनेटिंग टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, उससे रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा, और दूसरा थोड़ा तुमको कन्विंस करने के लिए कोई मेथड यूज करो। तो जैसे मान लो मैं अगर डोमिनेटिंग टर्म वाला मेथड लगाता, तो होता क्या कि कुछ ऐसा सीन बन रहा होता। तो जब n इंफिनिटी को जा रहा होता, तो 3 रेज टू n के मुकाबले 2 रेज टू n नेग्लेक्ट हो जाता। वैसे ही 3 रेज टू n के मुकाबले -2 रेज टू n ये भी नेग्लेक्ट हो जाता। तो बचता क्या, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 3 रेज टू n प्लस 1 होल अपॉन 3 रेज टू n, जो कि अल्टीमेटली 3 आ जाता। इतनी बात समझी सबने? बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके, अच्छा मेथड 2 में क्या सीन होता? देखो मेथड 2 में मतलब थोड़ा कन्विंसिंग मेथड तुमको लगता। मेथड 2 में मैं क्या करता कि जो ये 3 रेज टू n प्लस 1 है और जो ये 3 रेज टू n है, इसको कॉमन लेता ऊपर से और नीचे से। तो देखो कॉमन लेने पे क्या होता, जैसे ऊपर 3 रेज टू n प्लस 1 होता, फिर यहाँ पे 1 प्लस 2/3 रेज टू n प्लस 1 हो जाता। सिमिलरली इधर 3 रेज टू n 1 माइनस 2/3 होल रेज टू n होता। ठीक है, अच्छा अगर हमारा बेस जो है, अगर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हो, हमारा बेस जो है 0.5 हो, और उसका मैं इन्फिनिटी पावर रेस कर दूं, तो वो नंबर किधर जाता है? Infinity. नहीं, बेस अगर 0.5 0 की तरफ जाता है वो नंबर। जैसे तुम सोचो ना 1/2 होल रेस टू इन्फिनिटी, ये किधर जाएगा? 0 की तरफ। तो सिमिलरली ये वाली चीज किधर जाएगी? 0 की तरफ। ये वाली चीज किधर जाएगी? 0 की तरफ। तो बचेगा क्या? बचेगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 3 रेज टू n प्लस 1 होल अपॉन 3 रेज टू n, मतलब ये वंस अगेन 3 आ जाता है। तो देखो दोनों जगह से 3 ही आंसर आ रहा है, और दोनों जगह से हम लोग यही एक्सपेक्ट करें कि सेम आंसर ही आए अपने। सो दोनों मेथड क्लियर है तुम लोग को?
हाँ सर। चलो गुड। तो अब एक क्वेश्चन देखो, इसे क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 4 raised to n plus 5 raised to n to the power 1 by n, इसको इवेल्युएट करना है। यस, ओम करेक्ट है। यस पांसी। यस संजीव, गुड। ओके चलो लेट्स डू इट। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैं शॉर्टकट मेथड से क्या कहता कि ये जो 4 रेज टू n है ये नेग्लेक्ट हो जाता है इस 5 रेज टू n के मुकाबले। तो मेरा क्वेश्चन कैसा होता, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 5 रेज टू n टू द पावर 1 by n, ये और ये कैंसिल हो जाता। तो ये हमारा आंसर क्या जाता, 5 आंसर आ जाता। आंसर विल बी 5। ठीक है, व्हाट वुड बी बाय मेथड 2। देखो मेथड 2 से कैसे करते हैं इसको हम लोग, सही इसको मेथड 1 कह दिया। अगर मेथड 2 से मैं करने जाता तो मैं क्या करता, जैसे ऐसे लिखता है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 4 रेज टू n प्लस 5 रेज टू n टू द पावर 1 by n। अब यहाँ पे क्या किया कि 5 रेज टू n को कॉमन ले लिए, तो 5 रेज टू n जब इस ब्रैकेट के बाहर निकलता था वो कैसे निकलता, 5 की तरफ बाहर निकलता। अब देखो ये क्या बन जाता, 1 प्लस 4 by 5 होल रेज टू n टू द पावर 1 by n। अच्छा n किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 4 by 5 रेज टू इंफिनिटी किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सो क्या हो गया कि ये जो ब्रैकेट है अगर उसमें तुम ऑब्जर्व करो तो बेस 1 की तरफ जा रहा है और पावर 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर बेस 1 की तरफ जा रहा हो और पावर 0 की तरफ जा रहा हो तो वो ओवरऑल चीज किधर जाएगी, 1 की तरफ ही जाएगी क्या। हाँ सर। तो मतलब होता क्या, 5 इंटू 1 अप्रोचिंग टाइप का हो जाता, मतलब 5 अप्रोचिंग। तो किस फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 5। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
value of limit will be 5. ठीक है, so this was by method 2. मेथड 2 से इस तरीके से होता। चलो इतना क्लियर है तुम लोग को सबको? यस चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, हाँ तो यहाँ पे मैं तुमको तुम्हारे सामने 3 एग्जाम्पल रखूंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 होल अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 7। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, limit n tending towards infinity n square plus 3n plus 5 whole upon 2n square minus 7n plus 1. And example number 3, limit n tending towards infinity 2n plus 3 whole upon n square plus 6n plus 2। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिमिट क्या हो रही होगी? एग्जाम्पल 1 में लिमिट, बच्चों अनम्यूट करो और आंसर दो। 2 की तरफ जा रही हूँ। नहीं सर, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, एग्जैक्टली। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये नेग्लेक्ट हो जाता, ये नेग्लेक्ट हो जाता, ये नेग्लेक्ट हो जाता, ये हो जाता और ये हो जाता, मतलब 2n क्यूब अपॉन n स्क्वायर, मतलब एक तरीके से 2n हो रहा होता। और क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये लिमिट किधर जा रही होती? इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिमिट के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? 1/2। 1/2, क्योंकि देखो ये और जाते n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर आ जाता, तो ये 1/2 आ जाता। अच्छा, तीसरे वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो ये और ये नेग्लेक्ट हो जाते, तो 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 0। मतलब 2/n n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो 0। तीनों एग्जांपल समझ में आए सबको? तो यस सर। अब तीनों एग्जांपल में अंतर क्या क्या है ये बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस? सेकंड में ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। हाँ, एग्जांपल 1 में न्यूमरेटर की ज्यादा है और इसमें डिनोमिनेटर की ज्यादा है। हाँ, यस। देखो एग्जाम्पल 1 में जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो लिमिट किधर जाने लगती है? इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाती है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाती है तो लिमिट की जो वैल्यू होती है वो एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर ऊपर वाले की डिग्री कम है और नीचे वाले की ज्यादा है तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब इसी बात को एज अ थ्योरी में लिखूं, जो मैंने एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन किया, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा
L is equal to limit x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ऊपर P1x है और नीचे P2x है। P1 और P2 का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल्स। ऊपर जो है वो m डिग्री का पॉलिनोमियल है और नीचे जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो केस 1, अगर m ग्रेटर देन n है, इफ m इज ग्रेटर देन n, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, और क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है इसलिए वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, केस 2 में क्या है? m और n इक्वल है। सो इफ m इज इक्वल टू n, तो हम लोग क्या कहेंगे कि l जो है वो एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होगी। अच्छा, उस वो जो वैल्यू होती वो एक्चुअल जो दोनों n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो होती है। जैसे 1/2 आंसर आया था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? L will be a non-zero finite value and that will be ratio of leading coefficient। ठीक है। और केस 3, if m is less than n, अगर m n से छोटा है तो उस केस में L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उस केस में L की वैल्यू विल बी 0। इतना समझ में आ गया सबको? यस। एक बार सब लोग कमेंट करो बच्चों, क्या ये चीज तुम लोग को क्लियर है? हाँ सर। इतना लिख लो भाई जल्दी से सब लोग। प्लीज राइट दिस। चलो, आई होप मैं लिख लिया। अच्छा, इसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। ठीक है। इसके करने से पहले एक चीज देखते हैं। जैसे इंफिनिटी अप्रोचिंग, माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म। ठीक है। कौन सा फॉर्म? इंफिनिटी अप्रोचिंग, माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग। अभी ये जो ऊपर बात सीखी उसके एप्लीकेशन पे भी आएंगे हम लोग। तो इसमें 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए। एक तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंफिनिटी अप्रोचिंग, माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं दे कैन बी सॉल्व बाय converting them in infinity approaching upon infinity approaching form।
they can be solved by converting them in infinity approaching whole upon infinity approaching form. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. अच्छा, दूसरा पॉइंट है neglection of lower degree term in polynomial can be done. ये सब लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Only if the brackets in which we are neglecting is of a definite form. मतलब indefinite form नहीं होना चाहिए, वो definite form में होना चाहिए. चलो, ये लिख लिया सबने. अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि नेग्लेक्शन कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते. जैसे तुम मेरी बात सुनो बच्चों, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लिखूं, से एग्जांपल 1, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n+1 into n+2, ठीक है, होल अपॉन n² + 3, कुछ ऐसा लिखा हुआ. तो अब मैं इंडिविजुअल ब्रैकेट देखूंगा. मैं क्या देखूंगा? इंडिविजुअल ब्रैकेट. तो पहले ब्रैकेट में जो पहला ब्रैकेट है वो, उस ब्रैकेट को बस तुमको देखना है. जैसे n+1 है पहला ब्रैकेट, तो ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? ये जो ब्रैकेट है, ये डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो सर इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा वो. हाँ, मतलब ये मैं बता सकता हूँ कि नहीं कि ये किधर जा रहा है? हाँ, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. तो क्योंकि मैं बता सकता हूँ ये किधर जा रहा है, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया. तो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जो ब्रैकेट डिटर्मिनेंट ब्रैकेट होता है, उसमें नेग्लेक्शन अलाउड रहता है. तो इस n+1 के मुकाबले इस 1 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल 2 देखो, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी √n² - 3n+2 माइनस √n² + n+7, जैसे ये ब्रैकेट है. ठीक है, ये ब्रैकेट है. तो सबसे पहले ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट कौन सा फॉर्म है? Which form is this? This bracket.
एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ये तो पता ही है, पहले से ही बता के रखा है तुम लोग को। तो यहाँ पे एन स्क्वायर के मुकाबले 3n को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, n को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 7 को नेग्लेक्ट नहीं। सो इन एग्जांपल 2 we cannot neglect lower degree terms, ठीक है। इन एग्जांपल 2 we cannot neglect lower degree terms। अब एग्जांपल 3 पे आते हैं। एग्जांपल 3 देखो, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर अब ऐसा है, रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 7, ऐसा है तुम्हारा ब्रैकेट। समझ में आई बात? अच्छा, अब इस ब्रैकेट के बारे में अगर तुम बात करो कि ये खुद एक डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? डिटर्मिनेंट है, क्योंकि भाई ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इनके बीच में प्लस लग रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ कि ये किधर जा रहा है, इट मींस ये डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछता कि क्या यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बताओ मैं क्या कहता कि इस 3n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ। इस 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ। इस n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ। इस 7 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्क्वायर हाँ, रूट में n स्क्वायर माइनस 3n इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। लेकिन इस n स्क्वायर के मुकाबले ये 3n जो है वो बहुत छोटा होगा। तुम ऐसे सोचो, n स्क्वायर माइनस 3n, तुम ऐसे सोचो कि n इंटू n माइनस 3, तो ये भी इन्फिनिटी है और ये भी एक तरीके से इन्फिनिटी ही टाइप की चीज है, हाँ सर। ठीक है। यस। तो यहाँ पे we can neglect lower degree terms। So, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है कि कहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते? बोलो बच्चों। यस। सो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन पे। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हो हमारे पास, क्वेश्चन में ऐसे लिखूं, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। इस लिमिट को हमको इवेल्युएट करना है। We want to evaluate this limit, ठीक है। चलो, सो करते हैं हम लोग। अब क्योंकि हम लोग को इस लिमिट को इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे पहले ये बताओ कि ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट। हाँ, मतलब कौन सा इंडिटरमिनेंट वाला फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ठीक है। ये वो फॉर्म है तुम्हारा। अब क्या हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते थे क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते थे। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके।
तो बेसिकली क्या करना पड़ जाता है यहाँ पे हम लोग को जो न्यूमरेटर है ना उसको रैशनलाइज करना पड़ जाता है। सो जैसे मान लो मैंने रैशनलाइज कर दिया रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n प्लस 2। ठीक है, ऐसे हम लोग ने रैशनलाइज कर दी। अब देखो, अब रैशनलाइज करने से क्या होता है, ऊपर क्या बन जाता है, देखो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाता, क्या बचता है 6n माइनस 1 होल अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n प्लस 2। इतना समझ में आया सबको ये प्रोसेस? अच्छा, अब जो आपका डिनोमिनेटर है, जो अपना डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं। सकते हैं। 5n कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट, क्योंकि इस बार जो ब्रैकेट बन रहा है वो कैसा ब्रैकेट है, इंफिनिटी अप्रोचिंग प्लस इंफिनिटी अप्रोचिंग, जो कि डिटर्मिनेंट होता है। तो एन स्क्वायर के मुकाबले ये 5n और 1 नेग्लेक्ट हो जाते हैं, फिर ये और ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में बचता क्या, 6n माइनस 1 होल अपॉन, अच्छा ये 1 भी नेग्लेक्ट हो जाता बाय द वे, तो इस 1 को भी हटा देते हैं। अच्छा नीचे क्या होता, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर, मतलब 2n हो जाता, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या हो जाता हमारा 3 एज द आंसर। समझ में आया? सर यहाँ पे हम वैसा मॉड ऑफ एन आएगा वैसा सब नहीं करेंगे। हाँ, तो जैसे रूट ऑफ एन स्क्वायर को तुम बाय द वे लिखो भी, लेकिन क्योंकि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब n तो पॉजिटिव है ही ना, तो उस हाँ। केस में मॉड n को n लिख लेंगे अपन। सो एवरी स्टूडेंट प्लीज कमेंट, इनको ये समझ में आया ये कैसे हुआ ये क्वेश्चन? अच्छा, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो कराने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे, बहुत स्लाइड सा वेरिएशन। और ये स्लाइड सा वेरिएशन क्या है, देखो ये दिया हुआ है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस बार लिमिट की वैल्यू दे दी गई है और a फाइंड करने के लिए बोला गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
यस करेक्ट, मोहित और ओम का सही है। बाकी बच्चे तुम लोग भी करो सही सही। यस मानसी करेक्ट। यस, एनीवन एल्स? आंसर दो भाई। यस यश, चलो सो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो रैशनलाइजेशन वाला काम करना पड़ेगा। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 4। तो हम लोग ने क्या किया? रूट प्लस रूट से रैशनलाइज कर दिया। तो क्या बचेगा? 2 माइनस a इंटू एक्स माइनस 1 होल अपॉन। अब देखो जब रूट प्लस रूट से रैशनलाइज करते तो नीचे 2x हो जाता। अच्छा, इस लिमिट की वैल्यू 2 है तो ये 1 नेग्लेक्ट हो जाता इस x के मुकाबले। फाइनली क्या बन जाता? 2 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 which implies 2 minus a is equal to 4. Therefore a is equal to minus 2। ये क्या हो गया? माइनस 2 के बराबर। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Now see next question. Next question है limit x tending towards infinity x cube plus 1 whole upon x square plus 1।
माइनस ऑफ ax प्लस b, दिस लिमिट इज इक्वल टू 3। इस लिमिट की वैल्यू क्या है? 3 है। देन फाइंड a एंड b, a और b फाइंड करना है। ये कौन सा फॉर्म है ये बताओ बच्चों, विच फॉर्म इज दिस? इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो उसको कैसे डील करते हैं? इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग को कैसे डील करते हैं अपने? infinity upon infinity. इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग से डील करते हैं अपने। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो देखो जरा, अब यहाँ पे तो रैशनलाइज वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे, तो इधर बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 और इधर बन गया ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ सी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ए एक्स क्यूब बन जाता, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ए एक्स बन जाता, मतलब माइनस ए एक्स।
फिर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इस लिमिट की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? 3 दी गई है। ओके फाइन। अब देखो इन दोनों को साथ ले लिया हम लोगों ने, तो अगर साथ लिया तो 1 माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? 3 के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ ये बच्चों कि यहाँ पे जो लिमिट आई है वो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आई है, तो ये कब होता था? जब ऊपर और नीचे वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या हम लोग बोलते थे? सर डिग्री सेम होती थी। जब दोनों की डिग्री सेम होती थी। अब देखो नीचे वाले की जो डिग्री तुमको 2 दिख ही रही है, लेकिन ऊपर वाले में 3 लग रहा है, तो अब का कोएफिशिएंट 0 करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या सोचें कि ठीक है, हम लोग को ये वाला टर्म तो चाहिए ही नहीं, एक्स क्यूब वाला टर्म चाहिए ही नहीं, तो हम लोग एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 कर देते हैं, तो उससे ए की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो जैसे ही ए की वैल्यू तुम्हारी 1 आई, तो अब ऊपर भी क्वाड्रेटिक बन गया और नीचे भी क्वाड्रेटिक बन गया। तो ऊपर और नीचे जब सेम डिग्री होता है तब लिमिट की वैल्यू क्या होती है? जो दोनों क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो होता है वो लिमिट की वैल्यू होती है। मतलब माइनस बी बाय 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -3। ये आ गया हमारा आंसर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? बोलो बच्चों, एक बार सब लोग कमेंट करेंगे ना, क्लियर है? ओके, सो ये था हमारा इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग का सीन। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड लिमिट पे। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट। तो स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होता है? जैसे इसमें पहला जो होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। दूसरा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। और तीसरा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x अपॉन एक्स 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीन के बारे में पढ़ते हैं। सो इनको हम लोग कहते हैं दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म से इन्वॉल्व है ना, सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स। सो पहले प्रूफ पे जाते हैं कि भाई ये प्रूफ आया कहाँ से? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 कहाँ से आया? तो होता क्या है कि साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5/5 फैक्टोरियल minus x raised to 7/7 factorial and so on। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन x बाय x क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल
plus x raised to 4 upon 5 factorial minus x raised to 7 upon 7 factorial plus x raised to x raised to 6 होता है x raised to 8 whole upon 9 factorial and so on. इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या किया, मैं दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 लगा दी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0. तो देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये वाला टर्म किधर जाएगा 0, ये वाला टर्म किधर जाएगा 0, ये वाला टर्म किधर जाएगा 0, ये वाला टर्म किधर जाएगा 0. sin x का एक्सपेंशन sin x का एक्सपेंशन जो है ये तुम जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पे sin x cos x सारे फंक्शंस का एक्सपेंशन दिखाया जाएगा. तो अभी ये एक्सपेंशन कहाँ से आया, ये हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, अभी तो बस एक्सपेंशन को यूज करना है हमने. ठीक है, तो यहाँ से क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x by x, ये 1 हो गया. इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? तो अब देखो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि sin x by x, इसका ये जो होता है ये ब्रैकेट क्या आ रहा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अच्छा यहाँ पे अगर तुम ये देखो जब x जो है वो वेरी क्लोज टू 0 होता, if x is very close to 0, तो जो ये वाला टर्म होता, ये ओवरऑल टर्म, ये दोनों मिला के ये ओवरऑल टर्म एक 0 के बहुत करीब क्वांटिटी होती, लेकिन ये पॉजिटिव होती कि नेगेटिव होती, सोच के बताओ. नेगेटिव. ये नेगेटिव होती. क्यों? क्योंकि देखो होता क्या कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स रेज टू 4 से बड़ा होता है जब एक्स वेरी क्लोज टू 0 होता है. अब जैसे 3 फैक्टोरियल मैं एक छोटे नंबर से इधर डिवाइड कर रहा हूँ और इधर एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी भी यही इनइक्वालिटी मेंटेन होती. जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं 3 इज ग्रेटर देन 1. अच्छा यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड कर दूं, तो इनइक्वालिटी तो अभी भी यही होती ना. तो मतलब ये वाली चीज थोड़ी ज्यादा बड़ी होती और ये वाली चीज थोड़ी छोटी होती. अब क्योंकि इसके सामने माइनस साइन लगा हुआ है तो ये ओवरऑल नेगेटिव होता है. वैसे ही इन दोनों की क्लबिंग ओवरऑल क्या होती, नेगेटिव होती. सो तुम ऐसे सोच सकते हो, यू कैन थिंक समथिंग लाइक दिस कि sin x by x में 1 में समथिंग 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस ऐसे होता जा रहा है. तो अगर when x is very close to 0, तो sin x by x की वैल्यू किस टाइप की होती, 0.99 टाइप की होती या 1.01 टाइप की होती.
0.99। 0.99 टाइप की होती क्योंकि 1 से छोटा हो रहा होता 1 में, 0.99 टाइप की होती, 1.01 टाइप की नहीं होती। इट मीन्स कि जैसे मान लो ये 1 है तो साइन एक्स बाय एक्स 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होता है। साइन एक्स बाय एक्स क्या करता है, 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होता है। क्लियर है? तो अब इस चीज का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं? तो अगर जैसे हम लोग से पूछे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स क्या हो, वो तो मैं कहूंगा कि वो लिमिट 1 ही होगा। ठीक है, लिमिट तो 1 होगा, भले साइन एक्स बाय एक्स क्या होता कि साइन एक्स बाय एक्स का आउटपुट 1 के छोटे से 1 की तरफ जा रहा होता, लेकिन जा तो 1 की तरफ ही रहा होता। अच्छा, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 GIF ऑफ साइन एक्स बाय एक्स क्या होता? 0। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 GIF ऑफ साइन एक्स बाय एक्स ये क्या होता, वो बताना है। यस, सब स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, सोचो। यस यस संजीव, यस मानसू, करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम ऐसे सोचो कि x 0 की तरफ जा रहा है जब, तो GIF के अंदर कैसी क्वांटिटी होती है हमेशा, 0.99 टाइप की क्वांटिटी, तो उसका GIF क्या हो जाता, 0 हो जाता उसका GIF। ठीक है, therefore लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 GIF ऑफ साइन x बाय x की वैल्यू जो है दैट इज 0, वो 0 हो जाती है। तो ये जो है 0.99 टाइप की चीज कहाँ पे यूज करनी है? सो हाँ, साइन एक्स बाय एक्स जो है 0.99 टाइप का है, दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉड। ठीक है, ये सब फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो हम लोग साइन एक्स बाय एक्स 0.99 टाइप यूज समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए।
अच्छा ऐसे ही 10x/x जो है सिमिलरली 10x/x जो होता है ना वो 1.01 टाइप का होता है when x is very close to 0. When x is very close to 0, then 10/x is 1.05. जैसे sin x by हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को? हाँ सर। चल इस क्वेश्चन को करना है इवेल्युएट GIF of sin x minus 10x whole upon x. टेन एक्स बाय एक्स किस टाइप का होता है? 1.01 टाइप का होता है। बताओ क्या है आंसर? अगर से मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाता? साइन एक्स बाय एक्स कैसे टाइप का हो जाता? 0.99 टाइप का हो जाता। और 10x/x कैसा हो जाता? 1.01 टाइप का हो जाता। तो 0.99 माइनस 1.01 ये एक तरीके से क्या बन जाता? माइनस 0.02 टाइप का हो जाता। अच्छा इसका जब तुम GIF अगर निकाल रहे होते तो इसका GIF क्या होता? -1। तो यही हमारा आंसर होता। ठीक है। हाँ सर। सो ओम और मानसी दोनों का सही। सो बाकी लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन सब?
तो अब देखो, अगर आज पॉसिबल होगा तो आज शाम में इफ पॉसिबल तो एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, थोड़ा सा छोटा सा। नहीं तो कल तो क्लास है ही अपना शायद। तो अभी इसके बारे में और पढ़ना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।